हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपीपीएससी TG2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 19 मार्च 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर है और आज हम लोग पार्ट नंबर सेकंड 26 के आगे से शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन 26 है। 26 के आगे यानी कि आज का पहला पहला क्वेश्चन होगा, लेकिन 26 के आगे से हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज द स्टैंड बाई लॉसेज नील। कौन सा पावर प्लांट है जिसको बंद करने से किसी तरीके का लॉसेज नहीं होता है? ये पावर प्लांट आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब जैसे हम इसको अगर मान लीजिए बंद कर देते हैं, यानी कि हम कोई ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, कोई सप्लाई नहीं जनरेट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि लॉसेज जीरो माना जाता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ए साइनसोइडली, इसको थोड़ा और जूम करना पड़ेगा। ए साइनसोइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट हैज एन एवरेज वैल्यू 127 एम्पियर व्हेन इट्स वैल्यू इज जीरो। जब जीरो होगी द NITS रेट ऑफ द चेंज। यहाँ देखिए कुछ मिसप्रिंट है। द एनालिटिकल एक्सप्रेशन इज साइन वेव इज। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू। इस वैल्यू को क्या है कि हमें साइन वेव के इक्वेशन में हमें ड्रॉ करना है। देखिए इसका जो बेसिक फार्मूला होता है हमें करंट के फॉर्म में करना है। देखिए यहाँ पे करंट की वैल्यू दिया है, तो करंट के फॉर्म में I इक्वल टू होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो वैल्यू दिख रहा है 127.4, इसको हम ये एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू को हम मैक्सिमम वैल्यू में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, 0.636 से डिवाइड कर देना है। 127.4 को अगर हम 0.636 से अगर हम डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 200। ये IM की वैल्यू होगी। IM की वैल्यू कितना हो गया? I इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ ओमेगा टी क्या होती है? ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए देखिए यहाँ कहीं पर ये जो दिख रहा है, इस जगह पर कुछ वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रही होगी, इसलिए यहाँ पर मिसप्रिंट होने की वजह से हम आपको से डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें देखिए इसको अगर इस ऑप्शन से अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो IM की वैल्यू 200 होना चाहिए। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 127, ये नहीं होगा। इसमें ऑप्शन ये भी कैंसिल हो जा रहा है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये देखिए इसकी अलग वैल्यू के लिए है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 50 हर्ट के लिए होता है। 50 हर्ट यानी कि अगर हम इसको देखें एंगुलर फ्रिक्वेंसी इमेज का इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। एफ निकालेंगे तो 100 पाई डिवाइड बाई 2 पाई करेंगे तो ये पाई पाई कट गया, डिवाइड बाई 50। अगर 50 हर्ट की वैल्यू अगर रख दिया जाए तो इसके अकॉर्डिंग ये आएगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन यही है। लेकिन इसमें सही हम डिफाइन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर मिस प्रिंट होने की वजह से यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में A6 पोल वेव वाइंडिंग, ये वेव वाइंडिंग है। DC जनरेटर हैज 600 कंडक्टर्स ऑन इट्स आर्मेचर इफ द फ्लक्स पर पोल इज 0.02 वेबर है, then the speed at which the generator must be run to generate 300 volt each। देखिए इसमें ये कह रहा है कि देखिए यहाँ फ्लक्स की वैल्यू कितना दिया है। फ्लक्स की वैल्यू देखेंगे 0.2 दिया है और कंडक्टर की संख्या 600 दिया है, और यहाँ पर वोल्टेज यानी कि हम जब रन करा रहे हैं
तो इसकी वैल्यू जो है 300, और कितनी स्पीड से हम रन कराएंगे कि यह 300 वोल्ट जनरेट करेगा। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, ई बी इक्वल टू होता है ई बी इक्वल टू जेड फाई पी एन डिवाइड बाई 60A। अब n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसी वैल्यू को हम रख देते हैं। हमें कितना लाना है, 300। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई 60। एक पैरेलल पाथ यानी कि कंडक्टर की संख्या कितनी है, ये पैरेलल पाथ है, ये पैरेलल पाथ संख्या कितनी है, अगर यह वेव वाइंडिंग है तो वेव वाइंडिंग में 2 होता है, अगर लैप वाइंडिंग होता है उसमें पोल की संख्या के इक्वल होता है, तो इसलिए इसमें हम 2, इसकी वैल्यू हम 2 रखेंगे। अब जेड की वैल्यू कितना है, 600 पोल की संख्या कितनी है, 6 पोल, 6 पोल हो गया। अब 6 पोल साथ में 5 की वैल्यू कितना है, 0.02। अब इसको डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है देखिए कट कर देते हैं इसमें, तो इसको अगर हम कट करते हैं तो इसको अगर हम करेंगे 6 दूनी 12, ये कट गया, ठीक। और इसको अगर हम इसका वैल्यू इसमें कर देंगे तो ये 2 हो गया, इसकी 0 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पे कट गया। अब इसको 6 पंजे 30 50, 50 धामा 500, इसकी वैल्यू 500 आएगी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन 4 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, भार में वृद्धि के साथ स्थिर गति दर्शाता है। जैसे लोड को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वह अक्सरतर कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली मोटर है, इसको ये डीसी शंट मोटर को इसी श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है सेकंड वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, 1000 आरपीएम पे चल रहे 6 पोल प्रत्यावर्ती में उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति कितनी होगी। अब 6 पोल है, 6 पोल की अगर हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है कैसे होगा, एन एस इक्वल टू होता है 120 अपॉन पी। पी की संख्या कितनी है, पी की संख्या है, अब हम फिर से एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, पी इक्वल टू एन एस पी अपॉन 120, इस तरीके हम रखते हैं। एन एस की वैल्यू कितनी है 1000, पी की वैल्यू है 6, और 120 से हम डिवाइड कर देते हैं, 6 1 6 6 2 12 20 हो गया। इसकी 0 काट दीजिए, इसको हम कट करेंगे तो 50 हर्ट आएगी, इसकी वैल्यू कितनी है 50 हर्ट, इसलिए इसका सही ऑप्शन तीसरा वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में in alternator the speed of a prime mover can be regulated by, यानी कि अल्टरनेटर की स्पीड को हम कैसे रेगुलेट करेंगे, प्राइम नहीं, एक अल्टरनेटर द स्पीड ऑफ प्राइम मूवर मतलब जैसे जनरेटर या टरबाइन की स्पीड हमें रेगुलेट करने के लिए, यानी कि कम करना है या ज़्यादा करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यह गवर्नर की हेल्प से होता है। गवर्नर का मेन पर्पज है, जैसे अगर मान लिया वाटर की सप्लाई करना है तो वाटर के स्पीड मात्रा को कम ज़्यादा करता है। अगर मान लीजिए इंजन में है तो गवर्नर के काम है उसके फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज इसकी हेल्प से करते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन है 3 वाला। यानी कि हम फ्यूल के अगर मान लीजिए हम मात्रा घटा देंगे तो स्पीड घट जाएगी, अगर हम बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि टरबाइन की स्पीड बढ़ जाएगी या इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे हम इसकी फ्रिक्वेंसी को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या स्पीड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रेफरेंस वोल्टेज सोर्स। रेफरेंस वोल्टेज मतलब एक स्थिर सोर्स के लिए हम कौन सा इसमें डिवाइस यूज करते हैं, तो इसमें जो होता है जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है कि इसको हम जब लगाते हैं तो यह रिवर्स बायस में काम करता है, और इससे जो आउटपुट मिलता है वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है, यानी कि यह है वोल्टेज रेगुलेटर के पर्पस इसको बनाया जाता है इससे।
तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है तीसरा वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 33। ए कैपेसिटर इनपुट फिल्टर इज यूजुअली प्रीफर्ड ओवर चोक इन ए रेक्टिफायर बेस्ड डीसी सप्लाई सिस्टम बिकॉज। अब इसमें देखिए ये कह रहा है कोई अगर फिल्टर है, जैसे मान लीजिए कोई हम फिल्टर यूज करते हैं तो इसमें यूज क्या किया जाता है, कैपेसिटर टाइप का, यानी कि हाँ हम कैपेसिटर टाइप की यूज करते हैं। और यह किसके जगह पर, चोक फिल्टर के स्थान पर हम ज़्यादातर कैपेसिटर यूज करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यह एक्सपेंसिव, चोक इज एक्सपेंसिव, यानी चोक ज़्यादा खर्चीला होता है और कैपेसिटर इज लेस एक्सपेंसिव होता है। यानी कि इसमें सही ऑप्शन सेकंड वाला होगा। इसकी यानी कि कैपेसिटर की अपेक्षा में चोक अधिक खर्चीला होता है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में किस मोटर के लिए शून्य भार प्रचालन की अनुशंसा नहीं की जा सकती है, यानी कौन सी ऐसी मोटर है जिसको हम जीरो लोड पे नहीं चला सकते हैं। यह मोटर आती है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर क्यों नहीं हम जीरो लोड पे चला सकते हैं, क्योंकि जीरो लोड पे करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, जिसकी वजह से यह डेंजरस स्पीड पर पहुंच जाती है, जिससे ये मोटर डैमेज होने का डर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कैपेसिटर से यूज फॉर रिएक्टिव पावर कंजम्पशन आर रेटेड इन, यानी कि कैपेसिटर जो कंजप्शन करता है पावर को, इसमें जो रेटिंग दी जाती है किस में दी जाती है, इसकी रेटिंग होती है केवीआर में। कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है केवीआर, यानी कि इसका ऑप्शन 4 वाला सही होगा। केवीआर जैसे कैपेसिटर है इसका भी केवीआर होता है। मान लीजिए इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उस इंडक्टिव नेचर जो कंज्यूम करता है पावर उसको भी हम केवीआर बोलेंगे। और ट्रांसफार्मर का केवीएम होता है, और किलोवाट जो दिख रहा है यह किलोवाट मोटर की पावर को मेजर करते हैं इससे। ये दोनों ट्रांसफार्मर की किलो वोल्ट नहीं, ये तो वोल्टेज का है, ये वोल्टेज का है, ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग यानी केवीए में होती है। चलिए इसका सही ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में द लोअर लिमिट इज 2% रजिस्टर इज 147, द नॉमिनल वैल्यू इज, यानी कि एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर का 2% का लोअर लिमिट है। अगर मान लीजिए इसका जैसे मान लीजिए टॉलरेंस जैसे 2% प्लस माइनस होता है, तो ये लोअर लिमिट 147 है, तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू कितना होगा। अब नॉर्मल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, यानी कि 2% अगर है तो इसको हम देखिए 1, अगर 1 माइनस 0.02 ये परसेंटेज में निकाल दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.98 हो जाएगा। अगर 147 में अगर हम 9.98 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इससे सीधे वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 150। ठीक, यानी कि अब ये 150 अगर है तो इसको अगर हम 2% निकालेंगे, 2% अगर हम निकाल रहे हैं तो देखिए मल्टीप्लाई, इसको हम 2% निकालने के लिए क्या तरीका है, 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके आएगी 15 दूना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30, 30 में 0 लगा देंगे, यहाँ 2 पॉइंट है, 1 2 2 यानी 3% है। यानी अगर हम यह नॉर्मल वैल्यू है 150 में, अगर हम 3 निकाल देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए और थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। अब देखिए जैसे मान लीजिए 150 है, 150 में अगर हम मान लीजिए 3 निकाल देंगे या 3 जोड़ देंगे, निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 147, ये लोअर लिमिट हमें यहाँ पहले से दिया हुआ है तो ये आएगी। अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 150 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 153, ये अपर वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये पहला वाला क्वेश्चन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। ए हीटर इज रेटेड एज 220 वोल्ट और 100 किलोवाट एसी, द वैल्यू 220 वोल्ट रिफर टू। ये इसमें जो
वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू किस में जो है रिफर्स की जाती है। तो यानी कि ये कह सकते हैं इसको किस में व्यक्त की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक हीटर है, इसकी कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो ये जो 220 वोल्टेज दिया हुआ है ये किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए एसी है तो यह आरएमएस वैल्यू में, यानी कि ये वैल्यू जो दिख रहा है यह आरएमएस वैल्यू में व्यक्त किया जाता है। आरएमएस, वी आरएमएस वैल्यू होता है, इसलिए इसकी जो सही वैल्यू है 2 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इन ए सिंक्रोनस मशीन क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज टू रेशियो ऑफ। अब देखिए सिंक्रोनस इसमें सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालना है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालने के लिए इस मशीन के क्वाड्रेचर एक्सिस पे निकालना है। क्वाड्रेचर एक्सिस पे निकालने के लिए देखेंगे इसमें दो होता है। क्वाड्रेचर के लिए पहले हम क्वाड्रेचर के लिए निकाल दे रहे हैं। क्वाड्रेचर एक्सिस के लिए सिंक्रोनस रिएक्टेंस का फार्मूला होता है, या एक्स बोल सकते हैं, वी मिनिमम अपान आई मैक्स होता है। वी मिनिमम अपान आई मैक्सिमम होता है। और जो डायरेक्ट एक्सिस के लिए निकाला जाता है, डायरेक्ट एक्सिस के लिए सिंक्रोनस रिएक्टेंस का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे ये जो मीन है ये आई वी मैक्स डिवाइड बाई आई मीन हो जाता है, इसके जस्ट अपोजिट आई मीन। ठीक, इस तरीके। इसमें क्या पूछा है, क्वाड्रेचर एक्सिस के लिए सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालने के लिए इसका जो फार्मूला होता है ये होगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में द मटेरियल यूज्ड फॉर इंसुलेशन इन केबल शुड बी। जैसे जो केबल में इंसुलेशन यूज किया जाता है ये कैसा होना चाहिए। अब देखें, नॉन एसिडिटिक प्रूफ, अगर एसिडिटिक प्रूफ नहीं होगा तो वो खराब हो जाएगा। और चीप तो खैर ये करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। फ्लेमेबल मतलब ये जलनशील होता है, यानी कि जरा सी हीटिंग वगैरह होगी जल जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। और चीप तो हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन ऐसा भी इतना चीप ना हो कि ताकि वो उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाए। तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक, इसका मतलब हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये होता है कि जैसे नमी को जो एब्जॉर्ब करने वाला है। अगर हाइग्रोस्कोपिक यानी कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक जो एब्जॉर्ब न करे, यानी कि इस तरीके अगर है तो ये है नहीं, इसको हम मानेंगे नॉन हाइग्रोस्कोपिक। इसमें जो फार्मूला का आंसर, इसमें क्वेश्चन का आंसर जो है सेकंड वाला सही है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि ये मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब न करे, ऐसा मटेरियल हम इसमें यूज करेंगे केबल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में ए कॉइल रेजिस्टेंस इज आर, यानी कि आर की वैल्यू, इसको हम चलिए डिनोट भी करते जाएंगे, आसानी होगी। आर की वैल्यू है 12 ओम, और एन इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्स की वैल्यू, एक्स एल की वैल्यू है 25 ओम है। और कंडक्टेंट इसमें कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस 41 ओम एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू सप्लाई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। द सर्किट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसमें जो वैल्यू दिया है एक्सएल की वैल्यू ये है, और यहाँ पर एक्ससी की वैल्यू है 41 ओम है। इसको क्या करना है जेड की वैल्यू निकालना है। जेड का सीधा हम फार्मूला लिख देंगे, इसी से वैल्यू आ जाएगी। जेड के लिए फार्मूला होता है जेड इक्वल टू अंडर वुड आर स्क्वायर प्लस, जिसकी वैल्यू ज़्यादा, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक्ससी की वैल्यू, एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। बस इसी में हम फार्मूला रख देंगे तो इसमें हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए
प्लस XC की वैल्यू 41 माइनस 25 कर देंगे। 41 - 25, तो इसको हम निकालेंगे 12 का स्क्वायर प्लस ये 16 आएगा, 16 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम 144 प्लस 256। अब इसको जोड़ेंगे 3 1 400, इसकी वैल्यू आ जाएगी 400। 400 रूट की वैल्यू आएगी 20 ओम। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? जेड इक्वल टू 20 ओम आएगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है लास्ट वाला यानी 4 वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 के लिए एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ए। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर कोई जो बनाया जाता है, उस ट्रांसफार्मर में मान लीजिए 2 वाइंडिंग है। ये कोर है, कोर में एक वाइंडिंग इधर है, एक वाइंडिंग इधर है। जितना टर्न प्राइमरी पे होगा, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 10 टर्न है, तो यहाँ पर भी अगर 10 टर्न दिया गया है, यहाँ पर भी अगर मान लीजिए 10 टर्न दिया गया है, तो ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यानी कि 1/1 रेशियो के ट्रांसफार्मर को हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर नाम जानते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है पहला वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या है? द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट टू द इंस्टेंट ऑफ इनर्जाइजिंग द कॉइल इज रेफर टू एज। यानी देखिए जैसे इंस्टेंट में जैसे क्या है कि कोई फॉल्ट अगर क्रिएट होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या है कि किसी कॉइल को जैसे इनर्जाइज करने के लिए कॉइल में कौन सा होगा? ये जैसे मान लीजिए ये रिले होती है। रिले कॉइल को इनर्जाइज करने के लिए जो इंस्टेंट वैल्यू से लेकर के जहाँ पर फॉल्ट क्लियर होने तक का जो समय होता है, उसको हम प्रोटेक्शन टाइम बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है सेकंड वाला, यानी जहाँ से फॉल्ट क्रिएट हो रहा है और जहाँ से यह प्रोटेक्शन के लिए यह कमांड दे रहा है, यानी कॉइल को इनर्जाइज कर रहा है, इसको हम प्रोटेक्शन टाइम बोलेंगे। इसके बीच में जो लगा समय उसको हम प्रोटेक्शन टाइम बोलेंगे। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है सेकंड यानी 2 वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैरड एट 100 हर्ट फ्रिक्वेंसी इज। यानी कि इस पर जो है हमें क्या निकालना है? फ्रिक्वेंसी निकालना। इस फ्रिक्वेंसी पर हमें रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है। देखिए हम फार्मूले में अगर रख देंगे तो इससे जो है आसानी से आ जाएगी। एक्स सी इक्वल टू होता है 1/2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी। इस वैल्यू को अगर हम रख देंगे तो इसमें आसानी से कैलकुलेशन होकर के मिल जाएगा। तो इसमें देखिए 1 डिवाइड बाई वैल्यू रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए। एफ की वैल्यू कितनी है? 100 हर्ट रख दीजिए। और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 50 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई 50 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे ये तो भाग गया। हाँ तो देखिए ये 50 हो गया। तो ये 50 इंटू 10⁻⁻6 रख देंगे। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें जो वैल्यू आएगी ये सीधी आ जाएगी ये वाला 3 वाला। ठीक, इसको अगर हम फिर से लिखें तो कुछ इस तरीके लिखेंगे, थोड़ा स्पेस कम है। ये 1 देखिए 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 के माइक्रो हमें हटाना होता है। अब इसको कट पिट करेंगे तो 31.84 आंसर आएगा। ठीक, यही आंसर होगा, यानी कि तीसरा वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर स्पेस दिया है, फिर इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं रीन्यूएबल सोर्स।
रीन्यूएबल सोर्स किसको बोलते हैं? वह सोर्स जो फ्यूचर में ख़त्म ना हो उसको हम नॉन कन्वेंशनल के अंतर्गत रखते हैं। अगर जो ख़त्म हो जाए, जिसका फ्यूल वगैरह है, जो हम फ्यूचर में जिसकी कह सकते हैं जिसमें फ्यूल वगैरह एक ख़त्म हो जाए, तो उसको हम कन्वेंशनल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मान लीजिए डीजल, कोयला, ये सब कन्वेंशनल में आता है। नॉन कन्वेंशनल में जियोथर्मल, विंड और सोलर एनर्जी, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल में आता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है तीसरा वाला सही है। ठीक, जियोथर्मल एनर्जी यानी कि जमीन के अंदर से जो गर्मी हम प्राप्त करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में द डीसी मोटर एट स्टार्टिंग विल हैव। देखिए जब स्टार्टिंग कंडीशन होती है तो ऐसे कंडीशन में डीसी मोटर में लो रेजिस्टेंस मिल रहता है, लो रेजिस्टेंस होता है। ये देखिए लो रेजिस्टेंस, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैक में वैल्यू जीरो होता है, इसलिए बिल्कुल लो रेजिस्टेंस से स्टार्ट करना होता है। और स्टार्ट करने से पहले स्टार्टर लगाने की जरूरत होती है, ताकि ये है लो रेजिस्टेंस जो हाई करंट फ्लो होती है इसको, ताकि हम रिड्यूस करके इसको स्टार्ट कर लें। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी बाइक में बन जाएगा, और बाइक में के कारण इसकी करंट की वैल्यू हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो इसलिए यह स्टार्टिंग में लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है सेकंड वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यदि एक चुंबक को गर्म किया जाता है तो अपना चुंबकत्व खो देता है। कोई अगर मान लीजिए परमानेंट मैग्नेट है, उस मैग्नेट को अगर हिट कर देंगे तो ये अपना वैल्यू यानी कि जो मैग्नेटिज्म का उसके अंदर स्टोर है या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो बना होता है वो गायब हो जाता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है 4 वाला, ये अपना चुंबकत्व खो देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कोर मटेरियल ऑफ ट्रांसफार्मर विल हैव हिस्टेरिसिस एरिया, यानी कि किस तरीके की मटेरियल चुनाव करें जिसका हिस्टेरिसिस एरिया कैसा होना चाहिए। तो इसका हिस्टेरिसिस का एरिया जो है नैरो लूप का होना चाहिए, यानी कि स्मॉल साइज में होना चाहिए। स्मॉल साइज का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये देखिए हिस्टेरिसिस का कुछ इस तरीके डिजाइन बनता है। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे बढ़ाइए, ऐसे कुछ इस तरीके डिजाइन होता है। तो इसमें जो चौड़ाई बन रही है इसकी जो है एरिया कम से कम होना चाहिए। और कोशिश करें अगर इस तरीके यानी कि बीच में एक लाइन खींच दी जाए, अगर मान लीजिए ये आइडियल का होता है, यानी कि सीधा बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, और जीरो करने पर इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो होता है। ये इस तरीके जो है हम छोटे या नैरो हिस्टेरिसिस लूप, इसका जो एरिया है वो नैरो होना चाहिए। इसका ऑप्शन 4 वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48। क्वेश्चन नंबर 48। A 6-pole 3-phase star connected induction motor run at 400 volt 50 hertz. It has rotor resistance 0.04 ohm per phase and style reactance is 0.2 ohm per phase. The slip at maximum torque under running condition is। इसमें रनिंग कंडीशन में जो है इसमें क्या होगा? तो इसमें देखिए एक फार्मूला होता है। देखिए जब मैक्सिमम टार्क कंडीशन होती है, मैक्सिमम टार्क कंडीशन में क्या होता है, आर रोटर का रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है इसका रिएक्टेंस, यानी कि रोटर का रिएक्टेंस। इन दोनों को इक्वल कर देंगे, सीधे उत्तर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितना है, यहाँ आप देखेंगे आर की वैल्यू कितना है, ये आर है, ये आर की वैल्यू 0.4 है, 0.04 रख दिया जाए। एस की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये स्लिप हमें निकालना है। और रिएक्टेंस की वैल्यू कितना है, रिएक्टेंस की वैल्यू 0.2 दिया है। अब एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, एस इजकल टू 0.04 डिवाइड बाई 0.2 कर दीजिए। ठीक, 0.2 करेंगे। अब इसका जो है जीरो हटाने के लिए क्या करना होगा, अब जीरो हटाने के लिए इसको हम 0.4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 2 जा 0.2, ये मल्टीप्लाई 100। अब इसको अगर मान लीजिए अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर 20। ये 20% हो जाएगा। ठीक, या हम 0.2 को भी हम फ्रैक्शनल में अगर देखेंगे तो भी 20% हो रहा है।
इसका जो सही ऑप्शन होगा पहला वाला सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर ओवर हीटिंग ऑफ डीसी मोटर। इसका कौन सा कारण है जो ओवर हीटिंग हो रहा है। अगर ये कोई मोटर है, मोटर तभी हीट होगी जब इसमें ओवरलोडिंग की जाती है, ओवरलोड, यानी कि इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन सही है, ओवरलोड। जब इसमें ओवरलोड डाल देंगे तो ये ओवर हीटिंग होने लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द पीरियड ऑफ साइन वेव इज हाफ मिली सेकेंड 1.2 मिली सेकेंड देन फ्रिक्वेंसी इज। अगर मान लीजिए इसकी साइन वेव की जो टाइम पीरियड है टी इक्वल टू होता है 1/f होता है, टी इक्वल टू होता है 1/f। ये टाइम पीरियड दिया है 1/2 मिली सेकेंड। 1/2 मिली सेकेंड को हम 0.5 मिली सेकेंड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमें फ्रिक्वेंसी निकालना है तो इसको हम फिर उल्टा कर देंगे, एफ इक्वल टू 1/t। तो यही कर देते हैं, 1 डिवाइड बाई 0.5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻³ अब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा। इसको अगर हम कट करेंगे तो ये 1000 ऊपर लिख दें। अब ये 1000 है, अब इसको हम 0.5 है, 0.5 से अगर हम भाग देते हैं तो एक जीरो और बढ़ा देते हैं, ये हो गया। अब ये हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 5 दूना 10, इसकी वैल्यू 2000 हर्ट आ जाएगी, इतना हर्ट। इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला, तो ये वाला हो गया। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।